हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक, ग्रेड 12 से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी तक हमने बहुत अलग अलग पहलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़े हैं जो आपकी बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल एज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये सबसे ज्यादा फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। India's international trade has undergone a sea change in recent years in terms of volume, composition as well as direction. अब इंडिया की अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है इन कुछ सालों में, चाहे वो वॉल्यूम संबंधित हो, कॉम्पोजिशन या फिर डायरेक्शन संबंधित। Although India's contribution in the world trade is as low as 1% of the total volume, yet it plays a significant role in the world economy. अब कहने को इंडिया का जो योगदान है वर्ल्ड ट्रेड में वो बहुत कम है, लगभग 1% से भी कम है, लेकिन तब भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है वर्ल्ड इकोनॉमी में। Let us examine the changing pattern of India's international trade. अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो पैटर्न है उसमें बदलाव आया जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर। In 1950-51 India's external trade was worth rupees 12,140 million. पहले इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड था उसकी वैल्यू जो है 12,140 मिलियन थी, which rose to rupees 83,71,330 million in 2004 and 5. अब उसकी वैल्यू जो है 2004 और 5 तक आते आते इतनी बढ़ गई। Can you calculate the percentage growth in 2004 and 5 over 1950 and 51? अब आप खुद लगा सकते हो अंदाजा कि परसेंटेज ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई है 2004-5 में अगर हम कंपेयर करें उसे 50-51 से। There are numerous reasons for this sharp rise in the overseas trade, such as the momentum picked up by the manufacturing sectors, the liberal policies of the government, and the diversification of markets. अब ये जो बहुत तेजी से राइज हुआ ओवरसीज ट्रेड में, इसकी मुख्य वजह क्या है कि हमारा जो स्पीड पकड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने उनकी वजह से, जो छूट वाली नीतियां अपनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, और जो मार्केट में वेरिएशन आया उसके कारण। द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसके नेचर में काफी ज्यादा चेंज आया है। Though there has been an increase in the total volume of import and export, the value of import continue to be higher than that of exports. कहने को जितनी मात्रा में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तब भी जो वैल्यू इंपोर्ट की है अभी वो बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले। There has also been an increase in the trade deficit over the last couple of years. बहुत ज्यादा जो ट्रेड है उसमें घाटा भी हुआ है इधर कुछ सालों में, मतलब जो घाटा हो रहा है ट्रेड में वो भी काफी बढ़ा है। This increase in the deficit is attributed to the price rise of crude petroleum, which forms a major component of India's import list. अब ये जो घाटा हो रहा है इसमें बढ़त होने की वजह क्या है? क्योंकि जो क्रूड पेट्रोलियम है उसके दाम बढ़ गए हैं और ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट माना जाता है इंडिया की इंपोर्ट लिस्ट के अंदर। इसके बाद आता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। As has already been mentioned, the composition of the commodities in India's international trade has been undergoing a change over the years. अभी पहले भी ये बात मेंशन करी गई थी कि जो भी हमारी कमोडिटीज हैं इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, उनका कॉम्पोजिशन जो है उसमें भी काफी चेंज आया है। The share of agriculture and allied products had declined, whereas the share of petroleum and crude products and other commodities have increased. जहां एक तरफ जो एग्रीकल्चर या उससे संबंधित प्रोडक्ट्स का जो शेयर था उसमें कमी आई है, वहीं जो पेट्रोलियम और क्रूड प्रोडक्ट्स या और कमोडिटीज का जो शेयर था उसमें बढ़ोतरी हुई है। The shares of ore minerals and manufactured goods have largely remained constant over the years from 1977, 78, 98 to 2003 and 4. जो शेयर था और मिनरल्स का या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का अब वो काफी हद तक सामान्य हो गया है कुछ सालों से, अगर 97-98 की बात करें और लेके 2003-4 तक में। The increase in the share of petroleum products is due to a rise in the petroleum prices as well as increase in India's refining capacity. जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का शेयर है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस है एक तो वो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसमें भी बढ़त हुई है। The decline in traditional items is largely due to the tough international competition. जो ट्रेडिशनल आइटम्स थे हमारे उनमें कमी क्यों आई है? क्योंकि अब कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत टफ हो गया है।
Among the agricultural products, there is a great decline in the exports of the traditional items such as coffee, spices, teas, pulses, etc. Though an increase has been registered in the floriculture products, fresh fruits, marine products and sugar, etc. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उसमें कमी आई है, यानी कि जो ट्रेडिशनल आइटम्स पहले एक्सपोर्ट किए जाते थे, कॉफी, स्पाइसेस, टी, पल्सेस, उनमें कमी आई है। वहीं पर जो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, शुगर हैं, इन सब में बढ़ोत हुई है। Manufacturing sector alone accounted for 75.96% of India's total value of export in 2003-4. जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वही अकेला 75.96% जो है उसका एक तरह से शेयर होल्डर है, या शेयर माना जा सकता है कि जो टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट करी गई 2003-4 में उसमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट लिस्ट। अब इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं उनमें भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट लिस्ट में उनकी भी एक तरह से वैल्यू हो गई है, काफी महत्वपूर्ण है इनकी ग्रोथ। टेक्सटाइल सेक्टर कुड नॉट अचीव मच इन स्पाइट ऑफ द लिबरल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर उतना नहीं अचीव कर पाया, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक तरह से फ्लेक्सिबल स्टेप्स उठाए, छूट वाले स्टेप्स उठाए, लेकिन तब भी टेक्सटाइल सेक्टर उतना नहीं हासिल कर पाया। चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज आर आवर मेजर कॉम्पिटिटर्स। अब अगर और ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखें, चाइना को देखें, ये हमारे सबसे ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर्स हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी कंट्रीब्यूट अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो जेम्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, ज्वेलरी है, इसका भी बहुत बड़ा शेयर है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। इंडिया फेस सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। इंडिया में बहुत ज्यादा खाने की कमी हो गई थी 50s और 60s के दौरान। The major item of import at that time was food grain, capital goods, machinery and equipment. उस समय जो सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करी जाती थी उसमें फूड ग्रेन्स थे, कैपिटल गुड्स थी, मशीनरी थी और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो थे। The balance of payment was adverse as imports were more than the exports in spite of all the efforts of the import substitution. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो भी काफी खराब था, क्योंकि इंपोर्ट बहुत सारा हो रहा था एक्सपोर्ट के मुकाबले, जबकि बहुत कोशिश करी जा रही थी कि इंपोर्ट को किसी तरह से सब्स्टिट्यूट किया जाए। आफ्टर 1970s, फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, but the energy crisis of 1973 pushed the prices of petroleum and import budget was also pushed up. 1970s के बाद जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति आई, उसको सफलता मिली, तब से जो फूड ग्रेन का इंपोर्ट था वो कम हो गया। और जो एनर्जी क्राइसिस हुई 1973 की, उसकी वजह से जो पेट्रोलियम के दाम थे वो बढ़ गए, साथ ही साथ जो इंपोर्ट बजट था वो भी बढ़ गया। फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम। अब फूड ग्रेन का तो इंपोर्ट बंद हो गया, लेकिन उसकी जगह फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम इंपोर्ट होने लगे। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल एंड केमिकल्स लार्जली मेक द इंपोर्ट बास्केट। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपोर्ट होती हैं, मशीन और इक्विपमेंट्स हो गए, खास तरह का स्टील है, खाने वाला तेल है, केमिकल्स हैं, ये सब जो हैं इंपोर्ट में होते हैं। एग्जामिन द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंपोर्ट इन टेबल 11.4 एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द शिफ्ट्स। अब आप एग्जामिन करो कि आपकी बुक में जो टेबल 11.4 दी हुई है उसमें किस तरीके से जो इंपोर्ट का पैटर्न है उसमें चेंज आया, और फिर ये जानने की कोशिश करो कि इस तरह की चेंजेस क्यों आए। टेबल 11.4 shows that there is a steep rise in imports of petroleum products. जो आपकी 11.4 टेबल है वो ये बताती है कि जो पेट्रोलियम संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई इंपोर्ट के मामले में। इट इज यूज्ड नॉट ओनली एज अ फ्यूल बट आल्सो एज एन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल। ये खाली एक ईंधन के तौर पे ही नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करता है। इट इंडिकेट्स द टेम्पो ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक तरह से अगर जिस तरह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, या लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहते हैं, तो ये उसी का ही एक तरह से सूचक है। स्पॉडियक प्राइस राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट इज अनदर रीजन फॉर द सेम। इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम बढ़ जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। Import of capital goods maintained a steady increase due to rising demand in the export-oriented industrial and domestic sectors. अब जो कैपिटल गुड्स हैं वो भी एक तरह से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, उनका इंपोर्ट जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनमें डिमांड बढ़ रही है। नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स एंड मशीन टूल्स वर द मेन आइटम्स ऑफ कैपिटल गुड्स। अब
जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट्स हो गए, या मैन्युफैक्चर्स जो मेटल्स के हैं, मशीन टूल्स के हैं, ये सब आते हैं। इंपोर्ट ऑफ फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स डिक्लाइन विद द फॉल इन इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल्स। इसी तरह से फूड या उससे संबंधित प्रोडक्ट्स जो हैं उनके इंपोर्ट में कमी आई जब एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट में कमी आई। Other major items of India's import include pearls and semi-pearl precious stones, gold and silver, metalliferous ores and metal scrap, non-ferrous metals, electronic goods etc. और जो बड़े बड़े आइटम्स हैं इंडिया जो इंपोर्ट करती है उसमें पर्ल्स शामिल हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, गोल्ड और सिल्वर हो गया, मेटल से रिलेटेड जो फेरस ओर्स होते हैं, मेटल स्क्रैप हो गया, नॉन फेरस मेटल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ये सब चीजें इंपोर्ट होती हैं। The details of Indian imports of the principal commodities during 2004-5 have been given in table 11.5. तो आपकी बुक में टेबल 11.5 में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी प्रिंसिपल कमोडिटीज हैं 2004-5 में जिनको कि इंडिया इंपोर्ट करता था। Direction of trade. India has trade relations with most of the countries and major trading blocs of the world. इंडिया के जो ट्रेड संबंधित एक तरह से संबंध हैं वो ज्यादातर बहुत सारी कंट्रीज के साथ हैं और मेजर जो ब्लॉक्स हैं ट्रेडिंग के वो वर्ल्ड में मतलब माने जाते हैं। वो रीजन वाइज एंड सब रीजन वाइज ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड 2004-5 हैज बीन गिवन इन टेबल 11.6। अब आपके बुक में जो 11.6 टेबल दी हुई है इसमें बताया है रीजन वाइज और सब रीजन वाइज ट्रेड कैसा होता था ड्यूरिंग द पीरियड 2004 और 5 में। जैसे अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें, ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो 2003-4 में इंपोर्ट 85.88 था, इधर 2004-5 में 10,871 था। इसी तरीके से ईस्ट यूरोप में 43 था, इधर 85 हो गया। तो ये आपकी एक पूरी तरह से डायरेक्शन जो है वो इंडिया की इंपोर्ट ट्रेड का दिया हुआ है। इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब इंडिया का उद्देश्य है कि वो अपने शेयर को डबल करे इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाले 5 सालों में। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अडॉप्टिंग सूटेबल मेजर्स। अब इसके लिए उन्होंने जो सही कदम है उनको उठाना शुरू कर दिया है, जैसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हो गया, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज हो गए, डीज लाइसेंसिंग कर दी गई एंड चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स। जो प्रोडक्ट प्रोसेस है वो अब प्रोडक्ट पेटेंट्स पे उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की है। Asia and Oceania accounted for 47.41% of India's export, followed by West Europe and America. इन एशिया और ओशियाना जो हैं ये लगभग 47.41% है इंडिया का एक्सपोर्ट, जिसमें वेस्ट यूरोप और फिर अमेरिका आता है इसके बाद। Similarly, India's import were highest from Asia and Oceania, followed by the West Europe and America in 2004 and 5. इसी तरह से इंडिया का इंपोर्ट सबसे ज्यादा था एशिया और ओशियाना से 35.40%, जो कि उसके बाद आया वेस्ट यूरोप का 22.60% और फिर अमेरिका का 8.63% 2004 और 5 में। The USA is India's largest trading partner and the most important destination of India's export. USA जो है सबसे बड़ा इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन माना जाता है इंडिया के एक्सपोर्ट का। Other countries in order of significance include the UK, Belgium, Germany, Japan, Switzerland, Hong Kong, the UAE, China, Singapore and Malaysia. इसके बाद जैसे जैसे कंट्रीज की इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से उनकी एक तरह से लिस्ट दी गई है। Most of the India's foreign trade is carried through sea and air routes. ज्यादातर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो एयर और रूट्स और सी रूट्स के थ्रू होता है। However, a small portion is also carried through land route to neighboring countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh and Pakistan. बहुत कुछ हिस्सा जो है छोटा सा वो लैंड रूट के थ्रू भी होता है जो कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं या कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया।